अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और आज की क्लास के अंदर हम काम कर रहे हैं डायनेमिक वाले चैप्टर पे। अब ज़रा देखिएगा, डायनेमिक के अंदर मैकेनिक्स यानी लॉ ऑफ मोशंस की हम बात करेंगे, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन हमें ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। यानी अगर आपके सामने एक वॉल क्लॉक हैंग है तो उस पर जितनी फोर्सेस है वो बैलेंस है, इसी वजह से वो सामने अपनी जगह पे हैंग है। मगर अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया सूरज के गिर्द, सन के गिर्द अराउंड रिवॉल्विंग है, क्योंकि इसको स्टार्टिंग के अंदर हमने एक पुश दिया और पुश की वजह से वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। ये कब रुकेगी? जब इसको कोई एक्सटर्नल पुश मिलेगा, एक्सटर्नल स्टॉप मिलेगा, तब जाके दुनिया अपनी ऑर्बिट में रुक जाएगी। तो ये जो बात है इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, यानी जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो चीज़ मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। नेट फोर्स का मतलब ये है जिसकी वजह से कोई मूवमेंट हो या ना हो। समटाइम्स हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसमें नेट फोर्स जीरो है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इसकी ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस पे रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मगर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं जो कि F यहाँ पे मुझे नजर आता है, तो F इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो इसके अंदर नेट फोर्स होगी जिसकी वजह से ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव होकर आगे यानी राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं। इनर्शिया का मतलब अगेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन है, ये भी वही आपको बताता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है तो अपनी जगह पे ही रहेगा जब तक इसको एक्सटर्नली कोई फोर्स आगे अप्लाई ना करे। उसकी एग्जांपल है, देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास आता है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। हमें ये पता है कि जब भी हम चीज़ों को कांस्टेंट अब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हम वहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस केस में हमारा कांस्टेंट आ जाएगा F डिवाइडिंग बाय A। अब यहाँ से हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड को M को उठा के इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू MA, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके मैरामिन्स, अब हम आगे की तरफ जाते हैं। आगे हमने कहा कि भाई आपके पास लेट से कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सीलरेशन डबल हो गई, मास भी उसका डबल हो गया, तो उसकी फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए के बराबर है, ये 2 टाइम्स ऑफ मास 2 टाइम ऑफ एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब फोर्स 4 गुना हो गई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रिप्स। न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये सिखाता है कि अगर एक्शन होगा तो इसका रिएक्शन होगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ, बट इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। अगर दीवार पे आप टेनिस का बॉल जोर से फेंकते हैं तो टेनिस का बॉल आपकी तरफ बाउंस बैक भी होगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। हर चीज़ के अंदर मोमेंटम होता है। मान लें कि एक ऑब्जेक्ट जिसका वजन है 10, उसका मोमेंटम है मास उसका 10 है, उसकी वेलोसिटी 1 है। मगर अब दूसरा है ऑब्जेक्ट जो कि प्लेन, वो प्लेन का मास तो 10,000 किलोग्राम होगा और उसकी वेलोसिटी अगेन 1 ही है, तो इस केस के अंदर प्लेन को रोकना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू स्टॉप अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का मोमेंटम कम है क्योंकि इसका मास कम है। इसकी डायमेंशन, इसके यूनिट्स प्लीज़ देख लीजिएगा, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं फोर्स यानी न्यूटन सेकंड लॉ का मोमेंटम से क्या रिलेशनशिप है। ज़रा देखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास है F इक्वल टू एम ए की जगह पे मैं वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। अब जितने हिस्से को मैंने हाईलाइट या सर्कल किया है तो ये है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी अभी आप पढ़ गया है विच इज कॉल्ड द मोमेंटम। तो आपके पास फोर्स किसके बराबर होगी? चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडिंग बाय चेंज ऑफ टाइम, यानी मोमेंटम डिवाइडिंग बाय टाइम इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज F इक्वल टू ma। इंपल्स का मतलब है झटका, इम्पैक्ट आना। मान लीजिए आपके पास एक रैकेट है, रैकेट पे जिस वक्त ये टेनिस का बॉल इस रैकेट पे जाके लगता है उस टाइम पे इसको हम कहते हैं इसकी इम्पल्स क्या है। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो है J इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स अभी आप करके आए, फोर्स इनटू टाइम, जरा देखिएगा फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर है? मोमेंटम के बराबर है, क्योंकि जरा देखिएगा यहाँ पे मेरे पास फोर्स है, इस फोर्स को जब मैं इस टाइम से आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब इम्पल्स इज डिफाइन एज मोमेंटम।
याद रखिएगा। इम्पल्स इज डिफाइंड एज मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको ये समझाता है कि इनिशियली मोमेंटम जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की, वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम v2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोमेंटम रिमेन कंजर्व। अगर आपके पास 10 रुपए थे, पहले आपने 5 दो दफ़ा लिए, बाद में रिएक्शन के 8 और 2 हुआ, तो 8 और 2 मिला के भी 10 होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर मोमेंटम स्टार्टिंग और एंडिंग फेज के अंदर सेम रहेगा। इस इक्वेशन को देखिएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ रही है। माइनस साइन आपको क्या बताती है? मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। जब दोनों बॉल आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, और इसका फॉर्मूला है ये, इसको मेरे भाई याद रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों बॉडीज आपस में ट्रांसफॉर्म या डैमेज नहीं होती, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है, यानी बिल्कुल ठीक ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे स्नूकर का बॉल, एक स्नूकर का बॉल जब दूसरे स्नूकर के बॉल के साथ कोलाइड होता है तो ये डिफॉर्म नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। मगर अगर दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं तो ये एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और इसकी पूरी डेफिनेशन है इट्स बिग, अगर आपको याद हो तो बिस्मिल्लाह, अगर ना हो तो इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये फॉर्मूले को याद करने की तरकीब ये है कि अपॉन में m1 प्लस m2 आएगा दोनों केसेस के अंदर, v1 के फॉर्मूले के अंदर भी और v2 के फॉर्मूले के अंदर भी। अब जरा देखिएगा, फ्रिक्शन हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर दो चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन होती है। आपके बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उन दोनों हड्डियों के दरमियान भी फ्रिक्शन है। जैसे नी जॉइंट, वक्त के साथ नी कार्टिलेज वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होती है और आपको नी फोल्ड करने में तकलीफ होती है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शंस की। फ्रिक्शन दो किस्म की होती है, एक होती है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे रोकती है, डायनेमिक के अंदर चीज़ें मूव तो करती है मगर आहिस्ते आहिस्ते उसमें वेट एयर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी का जो इंजन है उसका हर पार्ट मूव करता है, उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उसके अंदर इंजन ऑयल रखते हैं। ये याद रखिएगा कि जितनी रफ चीज़ें हैं उतने ही उसके अंदर फोर्स होगी, यानी फ्रिक्शन फोर्स होगी। जितना स्मूथ होगा उसमें फ्रिक्शन फोर्स उतनी कम होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। जिन चीज़ों में गेयर है या रोलिंग यानी बियरिंग लगा है, बॉल बेयरिंग लगा है, तो उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर आप अपने हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर स्लाइड करते हुए ले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो मटेरियल्स के नेचर पे डिपेंड करता है। शीशे और मेटल का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बहुत लो है, तो इसकी वजह से शीशे पे मेटल बहुत तेज़ी से निकलता है। मगर अगर वही मेटल का कॉइन जो मैं शीशे पे पहले फेंक रहा था तो वो रुक नहीं रहा था, मगर अगर मैं मेटल का कॉइन ग्रास पे फेंकूंगा तो वो अपनी जगह पे रुक जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इसमें कम है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडिंग बाय रिएक्शन, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस। इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आती है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड डाउन करना है, तो ये थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, थीटा के एडजेसेंट बेस होगा। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम साइन इस्तेमाल करते हैं, बेस निकालने के लिए हम कॉस इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मदद से हम इसके एंगल को निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड की थी स्केलर्स एंड वेक्टर्स की, अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब फ्रिक्शंस हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्सेस क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स में ऊपर आपको समझा चुका। टेंशन, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक ऑब्जेक्ट को दोनों सब्जेक्ट आपस में खींचते हैं तो इन दोनों के अंदर खिंचावट पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्सेस। हर टेंशन फोर्स एक्शन का रिएक्शन होता है, विच इज न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन। ये कुछ डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है, जैसे ग्रेविटी हमें पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर मैग्नेटिक फील्ड के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होती है। न्यूक्लियर फोर्स जैसे न्यूक्लियर वेपन के अंदर इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियस के अंदर इस्तेमाल होती है। टाइडल फोर्स आपको शायद पता हो ना पता हो, समंदर के अंदर जो लहरें बनती है उसको हम टाइडल फोर्स कहते हैं। और ये मून या किसी दूसरे हेवनली ऑब्जेक्ट यानी कोई भी दूसरा जो स्टार प्लैनेट नज़दीक में है उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी के अंदर लहरें बनती हैं। तभी हम कहते हैं जब फुल मून होता है तो उस टाइम पे पानी के अंदर मत जाएं, क्योंकि पानी के अंदर ज़्यादा लहरें बनती हैं। नेट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। स्टार्टिंग मोशन, हीट जनरेशन, अच्छा ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। जब फ्रिक्शन आपस में पैदा होती है तो क्या होता है, चीज़ें स्लो हो जाती हैं, जितनी फ्रिक्शन उतनी स्लो स्पीड।
प्रिवेंटिंग स्लिपिंग, जब फ्रिक्शन होती है तब आप स्लिप नहीं करते, तभी जूतों के सोल के अंदर रबड़ लगा हुआ होता है, इसकी वजह से आप स्लिप ना कर जाएं। स्टार्टिंग मोशन, जब फ्रिक्शन होती है तब आपका मोशन बहुत स्लोली स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं गाड़ी का पहला गियर। फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप्ड होती है और फ्रिक्शन ही की वजह से वेयर टेयर यानी चीज़ें खराब भी होती हैं। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, इम्पल्स के हवाले से भी हमने ऊपर बात कर ली है, और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम भी हमने ऊपर कर लिया था। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसकी वर्क एग्जाम्पल की, जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।